नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बात है 17 सितंबर 2022 की। रात के करीबन करीबन 10 बजे का समय था। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में एक 19 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम अंकिता भंडारी था, वो एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी किया करती थी। वो अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है और व्हाट्सएप चैट पर लिखती है कि ये होटल बहुत गंदा है, ये मुझे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ तो क्या सिर्फ 10,000 रुपये के लिए बिक जाऊँ। और अगले ही दिन, इस व्हाट्सएप चैट के अगले ही दिन अंकिता गायब हो जाती है और 4 दिन पश्चात चिल्ला नहर से इसकी लाश मिलती है। ये जो शब्द है प्रोस्टिट्यूट, ये अंग्रेज़ी शब्द है। इसका हिंदी शब्द जो है वो कई यूट्यूबर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना मैंने पर्सनल ज़िंदगी में कभी उस शब्द का उच्चारण किया है और यूट्यूब पे तो कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग ऐसा कहते हैं कि इट इज़ व्हाट इट इज़, बट इट्स नॉट व्हाट इट इज़। फॉर सम रीज़न मेरे मुंह से वो शब्द कभी निकला नहीं है, आज भी नहीं निकलेगा। उत्तराखंड का ये चर्चित हत्याकांड आज से 2 साल 8 महीने पहले हुआ था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन इस हत्याकांड के बारे में खबर सामने आई थी, उस रात को मैं ऋषिकेश पहुंचा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा और मुझे इस केस के बारे में पता चला, इस हत्याकांड के बारे में पता चला, तो अपने होटल रूम के बाहर खड़े होके मैंने ऐसे ही एक रैंडमली वीडियो एक बना के मैंने इस हत्याकांड के बारे में आप लोगों को इससे अवगत कराया था और ये अपील करी थी कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में हमने इतनी ज़्यादा बात करी है, दूसरे मर्डर केसेस के बारे में इतनी बात करी है, मेरी उम्मीद थी कि इस केस को जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा और जस्टिस दिया जाएगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग टुडे आई एम कॉन्फ्लिक्टेड कि जस्टिस की डेफिनेशन क्या है। क्या किसी हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा मिल जाना क्या उस परिवार के लिए न्याय है जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है? उसके बारे में लेकिन मैं विस्तार से वीडियो के अंत में आप लोगों से बातचीत करूंगा थोड़ी। इस वीडियो में फॉर द पीपल हु डू नॉट नो कि अंकिता भंडारी कौन है और कौन थी, किन परिस्थितियों में उसकी हत्या करी गई, किस तरीके से इस केस का राजनीतिकरण किया गया, किस तरीके से इसको बचाने की कोशिश करी जा रही थी, मैं इस वीडियो में सिर्फ वो वार्तालाप आपके साथ करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो कोई डार्क सीक्रेट नहीं है, ये वीडियो कोई एक्सपोजे नहीं है, ये वीडियो एक श्रद्धांजलि है एक 19 साल की लड़की को, एक छोटी सी जान जो घर से निकली थी 2 पैसे कमाने के लिए और जिसको फोर्स किया जा रहा था प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए और वो काम ना करने के लिए इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज के ज़माने में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है काफ़ी फेमिनिस्ट्स मुझे गाली देंगे अभी भी और आगे कुछ जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए भी, बट इस आज के इस ज़माने में जहाँ पे लड़कियाँ तत्पर रहती है फ्री का पैसा कमाने के लिए और ईजी मनी कमाने के लिए, कपड़े उतारने के लिए, लोगों के साथ सोने के लिए, अंजलि अरोड़ा जैसे लोग, पूनम पांडे जैसे लोग, गैना वशिष्ठ जैसे लोग आपके सामने परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इस समय, जो कि ईजी पैसा कमा के, करोड़ों रुपए कमा के अपने परिवार को हर वो सुख सुविधा दे रहे हैं जो कि एक बाप कभी भी उम्मीद नहीं करता कि उसकी बेटी ऐसा पैसा घर लेके आएगी और वो आराम से उसको जीते हुए खुश रहेगा। अंकिता के पास वो ऑप्शन था पर वो उसने चूज़ नहीं किया और इसी वजह से ये वीडियो उस लड़की को, यानी अंकिता और हर वो लड़की जो अंकिता जैसी है, उसको समर्पित है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हु वाज अंकिता भंडारी एंड व्हाई शी वाज किल्ड। पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट में अंकिता का जन्म हुआ था, एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की। इनके जो पिताजी हैं वीरेंद्र आर्या जी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। अंकिता अपने करियर को होटल मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना चाहती थी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जाना चाहती थी वो। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम आ जाता है कोविड और कोविड की वजह से इनके घर में जो आय का साधन था, इनके पिताजी की जो नौकरी थी वो चली जाती है। घर में पैसा नहीं होता कॉलेज की फ़ीस देने का और अंकिता को कॉलेज छोड़ना पड़ता है। एक 19 साल की लड़की को कॉलेज तो छोड़ना ही पड़ता है, साथ ही अब ये कोशिश करनी पड़ती है कि किस तरीके से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। शी वॉज अबाउट टू बिकम द ब्रेड अर्नर ऑफ हर फैमिली। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत विचित्र है ये ज़िंदगी जहाँ पे एक लड़की 2 पैसे कमाने के लिए निकली थी पर पहली सैलरी आने के पहले ही इसका मर्डर कर दिया जाता है। अंकिता के एक दोस्त थे पुष्प करके, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। उसके माध्यम से अंकिता को ये पता चलता है कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी जो है वो अवेलेबल है, उसकी वैकेंसी निकली हुई है।
वो उसकी मदद से इंटरव्यू देती है और उसे ये नौकरी मिल भी जाती है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, पहली सैलरी आने के पहले ही अंकिता को मौत की घाट उतार दिया जाता है। 18 सितंबर की ये जो रात थी, जो रिपोर्ट दर्ज करी गई कि अंकिता गायब हो गई है, वो इसकी ज़िंदगी की उसके उसके एक दिन पहले 17 तारीख को इस लड़की का कत्ल कर दिया गया था। 18 तारीख को इसके पिताजी पहुंचते हैं रिजॉर्ट में अपनी बेटी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि अंकिता से इनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। वहाँ इन्हें टाल मटोल करके भेज दिया जाता है। वहाँ पर अंकिता को ना ढूंढ पाते हैं, ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। वहाँ से निराश होकर ये पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज जो है वो कर ली जाती है। रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्य, वो बीजेपी के एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी औलाद थी। उसके बारे में आगे बात करेंगे, उस इंसान के बारे में भी, और किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने भी झालमेल करने की कोशिश करी और टाल मटोल करके पुलिस को भेज दिया वहाँ से। पुलिस ने फिर कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करी कि उनको इस बारे में क्या पता है। तो ये पता चलता है कि अंकिता जो है 19 सितंबर को रिजॉर्ट का मालिक जो था पुलकित आर्य, जो मैनेजर था सौरभ, और जो असिस्टेंट मैनेजर था अंकित, उन तीनों के साथ अंकिता साथ में गई थी गाड़ी में बैठ के। लेकिन जब ये वापस आए थे तो अंकिता इनके साथ नहीं थी, और उसके बाद से ना इन्होंने कभी अंकिता को देखा, ना ही उसके साथ कोई बातचीत हुई। पुलिस के अनुसार पुलकित ने कथित रूप से अंकिता को ये कहा था कि उसे कुछ वीआईपी गेस्ट्स को स्पेशल सर्विस देनी है। स्पेशल सर्विस बोले तो प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। ये रिजॉर्ट जो है ये लोगों के रहने से ज़्यादा लोगों के शारीरिक सुख को सेटिस्फाई करने का साधन था, एक माध्यम था, एक अड्डा था। यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों को और बड़ी उम्र की लड़कियों को भी स्पेशल गेस्ट्स के सामने शोषण के लिए, शारीरिक शोषण के लिए व्यंजन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। यही रिक्वेस्ट अंकिता से करी गई थी। अंकिता ने एक काम करने से मना कर दिया और जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। 24 सितंबर की बात है जब चिला नहर से अंकिता की लाश को बरामद किया गया था। अब वो लाश किन परिस्थितियों में मिली वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे फेमिनिस्ट अब मुझे बहुत ज़्यादा गाली देने वाले हैं। अंकिता की हत्या का जो मुख्य आरोपी था, जो पुलकित आर्य, जो कि मैंने बताया पहले मंत्री रह चुके विनोद आर्य जी की संतान है, ये घटना के 4 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी 18 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 4 दिन बीत चुके थे पर अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया था। सारा फील्डिंग सेट कर दी गई थी कि इसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। पुलिस भी टाल मटोल कर रही थी कि हाँ भाई ढूंढ रहे हैं, लड़की को ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर अंकिता का फोटो जो है वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। लोगों को पता चलता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है, गांव की एक लड़की गायब है, लोग सड़क पे उतरते हैं। तो पुलिस को परिवार ने ही, यानी पुलकित के परिवार ने ही पुलिस को उसको समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके पीछे की मंशा ये थी, ये नहीं था कि न्याय मिले किसी को या फिर केस सॉल्व किया जाए, ये था कि उन्हें डर था कि जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो आकर पुलकित के घर पे हमला कर सकते हैं, उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। तो पुलकित को सुरक्षित रखने की नज़र से, उस विचार से उसको पुलिस को सौंपा गया था। परिवार वालों को लेकिन ये नहीं पता था कि जेल के दर्शन करते ही पुलकित इमीडिएटली टूट जाएगा और इस बात को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने ही कत्ल किया था, और उसी की निशानदेही पर अंकिता की लाश को चिला नहर से निकाला गया था, वहाँ से ढूंढा गया था। अब इस पूरे घटनाक्रम में आप पूछोगे कि यार फेमिनिज्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं, राजनीति के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक पूर्व मंत्री थे जिनको एक्चुअली में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था काफ़ी पहले। तो ये बीजेपी के एक्टिव मेंबर नहीं थे, तो पॉलिटिक्स कैसी और फेमिनिज्म कैसा। तो आपको ये बता दो कि उस समय जो तत्कालीन एक बीजेपी की विधायक थी जिनका नाम रेणु बिष्ट था, पुलकित के सरेंडर से लेके उससे पूछताछ तक, उसके जेल जाने तक सब कुछ उनकी मौजूदगी में हो रहा था। तो बेसिकली एक पूर्व मंत्री अपने राजनीतिक मित्रों का फ़ायदा उठा रहा था, और यहाँ पे एक महिला एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसने एक लड़की का कत्ल कर दिया था। ऐसे तो महिलाएं जो हैं बड़े इजीली कह देती हैं, फेमिनिस्ट जो हैं बड़े इजीली कह देती हैं ऑल मेन आर पिग, और हर लड़के को कटघरे में हर समय खड़ा करके रखा जाता है। पर इन महिलाओं का क्या करें जो खुद जब पावर की पोजीशन में आती है तो उन्हीं लड़कों को बचाने की कोशिश करती है जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है जिसकी सज़ा मेरी नज़र में सिर्फ मौत है, और वो आगे बात करूँगा जब न्याय वाले पार्ट पे आऊँगा। पर यहाँ पे एक महिला के द्वारा ही एक लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का कत्ल करने वाला इंसान को बचाने की कोशिश करी जा रही थी, पर कोई
फेमिनिस्ट का बच्चा, कोई फेमिनिस्ट की माँ, बुआ, चाची, ताई, कोई भी जो है सामने नहीं आई। सबने इस कातिल को तो कंडोन किया, मतलब उसको तो क्रिटिसाइज किया, पर किसी ने भी रेनू बिष्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एक ऐसी महिला, जैसे मैंने कहा, हो सकता है रिपीटेटिव लगे आपको, बट एक ऐसी महिला जो कि कातिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब चक्कर ये है कि पब्लिक इस बात से नाराज़ हो जाती है। जैसे ही पब्लिक को ये पता चलता है कि एक विधायक जो है इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलकित को बचाने की कोशिश कर रही है, तो उनकी गाड़ी को रोका जाता है। थोड़ी ऐसा माहौल बन जाता है कि कुछ भी पब्लिक के द्वारा किया जा सकता है। तो जब पब्लिक का ये रौद्र रूप रेनू बिष्ट जी देखती हैं, तो वो अपने कदमों को पीछे हटाती हैं और इस केस से अपना किनारा करती हैं। इस केस में ट्विस्ट लाने के लिए परिवार ने इस रिजॉर्ट में आग भी लगवाई ताकि वहाँ से सबूत मिटाए जा सके। इस रिजॉर्ट को बुलडोज़र के माध्यम से गिराने की कोशिश भी करी गई, ये कहकर कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जब मीडिया वालों ने सरकारी कर्मचारियों से इस बारे में बात करी तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो कोई ऑर्डर ऐसा पास किया ही नहीं है। यानी कि इस रिजॉर्ट को परिवार के द्वारा ही गिराए जाने की कोशिश करी जा रही थी ताकि जो भी वहाँ पे सबूत मौजूद थे वो सारे के सारे सबूत वहाँ से मिटाए जा सके। देख रहे हो किस तरीके से एक छोटी सी लड़की की हत्या करने वाले को परिवार खुद सजा ना दिलवाने की कोशिश करते हुए हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा हो। आप शायद ये बोलोगे कि कोई अपने बच्चे को सज़ा क्यों दिलवाना चाहेगा, बट देन अगेन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस इंसान ने आज कत्ल किया है वो आगे जाके कत्ल नहीं करेगा। Probably the whole family was involved in prostitution, कि दूसरी लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने में पूरा परिवार ही शामिल हो, माँ भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी शामिल हो, रेनू बिष्ट भी शामिल हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एनीवेज वो एक कयास लगाए जा सकते हैं जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ उस चैट के बारे में जिसकी वजह से ये सब कुछ वायरल हुआ था, क्योंकि अंकिता मर्डर केस का ये जो खुलासा है और इसका वायरल होने का जो एक रीज़न है वो ये था कि इनके जो दोस्त थे उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मीडिया के सामने उस चैट को प्रस्तुत किया जो कि अंकिता ने इनके साथ करी थी, जहाँ पे अंकिता ने सब कुछ बताया था कि इस रिजॉर्ट में क्या चल रहा है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अंकिता के लापता होने के बाद जब ये चैट सामने आई और जब ये वायरल हुआ, जब लोगों का गुस्सा आया, तभी जाके इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करी गई पुलिस के द्वारा। आपकी स्क्रीन के ऊपर उस चैट के कुछ अंश है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, जहाँ पे अंकिता ने कहा कि इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूँ। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। अंकित जो असिस्टेंट मैनेजर था रिजॉर्ट का। तो इसके दोस्त ने कहा कॉल करके बताओ क्या हुआ। तो इसने कहा कि नहीं, आवाज़ आएगी। यानी ये लड़की डरी हुई थी कि इसकी बातों को कोई सुन ना ले। तो इसके दोस्त पुष्प ने कहा कि चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। तो अंकिता ने कहा कि उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं। फिर उसने कहा अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपये दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। तो अंकिता ने रिप्लाई किया कि हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊँगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 की लालच में आकर मान जाऊँगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्शुअल रिलेशनशिप है। पुष्प ने कहा हाँ पता है, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। अंकिता ने फिर कहा कि आगे से अगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा तो मैं ये काम यहाँ काम नहीं करूँगी, ये बहुत गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था जिसने मुझे गले भी लगा लिया, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत कहना वरना झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। तो इसके दोस्त ने कहा कि उसका नंबर निकालो, मैं पर्सनली आके उससे बात करूँगा। तो इसके दोस्त ने हर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, साथ देने की कोशिश करी और इसके मनोबल को ऊपर रखने की कोशिश करी। पर ये जो चैट थी ये अंकिता की अपने दोस्त के साथ और दुनिया में किसी भी इंसान के साथ आखिरी चैट साबित होने वाली थी। अब सवाल यह है कि आखिरकार अंकिता के साथ हुआ क्या, ये घटनाक्रम किस तरीके से अंजाम दिया गया। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को विस्तृत तरीके से इस घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी जो है पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटेटिव लगे, बट जैसे मैंने कहा इस घटनाक्रम को समझने के लिए हर इन्फॉर्मेशन का आपके पास उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 जनवरी 2023 को कोटवाड़ की एडीजे कोर्ट के अंदर जब इस केस की सुनवाई होनी शुरू हुई थी तो कुछ चीज़ें जो हैं सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट को बताई गई थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि 19 साल की ये जो लड़की है अंकिता 28 अगस्त 2022 को इस रिजॉर्ट को एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन करती है, जो कि इस बीजेपी के पूर्व मंत्री का था, बेटे का था।
अब देख रहे हो 28 अगस्त को इसने ज्वाइन किया था और 18 अगस्त को ये गायब हो गई थी, यानी 20 दिन के अंदर 19 साल की इस लड़की को गायब कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था और 24 तारीख को इसकी लाश मिली थी। यानी पहले दिन नौकरी की शुरुआत का जो पहला दिन था, उससे 26 दिन के अंदर इस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ख़त्म 22-23 दिन पहले हो चुकी थी, लाश जो है 4 दिन बाद मिली थी। वनंतरा रिजॉर्ट जो ये रिजॉर्ट है, इसमें वीआईपी गेस्ट्स को सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती थी। अंकिता के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आपको यहाँ पे सेक्सुअल सर्विस देनी है, उसने इस चीज़ से मना कर दिया था। अब इस चीज़ के मना करने के बाद पुलकित को ये डर लगने लगा था कि ये किसी को बाहर जाके हमारा भेद ना खोल दे, हमें उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता आती है, अपनी नौकरी शुरू करती है रिसेप्शनिस्ट की। दोपहर तक सब कुछ सही चल रहा होता है। दोपहर के आसपास में इसका और पुलकित का झगड़ा होना शुरू होता है, जो कि तीखी बहस में तब्दील हो जाता है। पुलकित इससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से निकल जाता है, सौरभ से मिलता है, अंकित से मिलता है जो कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर्स थे, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें अगर अपने सीक्रेट को बचा के रखना है तो अंकिता को रास्ते से हटाना होगा, यानी इस लड़की को मौत के घाट उतारना होगा। शाम के करीबन 6 बजे के आसपास ये तीनों अंकिता के पास जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि ऋषिकेश में कुछ काम है तो तुम्हें साथ चलना होगा। अंकिता तैयार हो जाती है, गाड़ी में बैठ के इनके साथ जाती है और गाड़ी जो है चिला नहर की तरफ निकल लेती है, ऋषिकेश की तरफ। रात के करीबन 9 बजे का समय था। चिला जो नहर है उसके पास पहुंचते हैं ये लोग, सुनसान सा एरिया था। वहाँ पे ये लोग अंकिता को एलिजिडली गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसे वहाँ धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा गया कि अंकिता की मौत जो है डूबने की वजह से हुई थी और उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान भी थे। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं यहाँ पे एक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो हो सकता है हुई हो सकता है ना भी हुई हो। क्योंकि चूंकि अंकिता के शरीर पे चोट के निशान बताए गए थे, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उसको प्रताड़ित किया गया था, उसके साथ मारपीट करी गई थी। पर सवाल मेरा ये है कि क्या इस केस में रेप भी हुआ था जिसको छुपाया गया है? और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ या मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो ये कि जब ये तीनों के तीनों जो आरोपी हैं, जब होटल लौटते हैं तो बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और गाड़ी की सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत जो है गाड़ी में ना रहे। अब गाड़ी की सफाई तभी करी जाती है जब आपको कोई ऐसा सबूत मिटाना हो जो आप नहीं चाहते कि वहाँ पे किसी को मिल सके। गाड़ी में पहले भी अंकिता कभी बैठी होगी तो कोई डीएनए का ट्रेस जो है वो एज इट इज़ मिल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक होटल के एम्प्लॉई थी, गाड़ी में उसका डीएनए मौजूद हो सकता है, जो कि ऑफिशियल गाड़ी थी होटल की। बट क्या उस गाड़ी के अंदर अंकिता के साथ ऐसी कोई हरकत करी गई थी जो हमें नहीं बताई गई है? हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी भी तरीके से कोई एंगल या सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता इस वीडियो को। हो सकता है सिर्फ इतना ही हुआ हो कि गाड़ी में ही उसे मारा पीटा हो, खून वून कुछ वहाँ पे गिरा हुआ हो और उसी को मिटाने की कोशिश करी गई हो। प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस उसके लगते हैं मुझे। तो ये सब होटल पहुँचते हैं, पर ये तीनों के तीनों जो है होटल के स्टाफ की नज़र में संदेह के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि जब ये तीनों गए थे साथ में अंकिता के साथ और वापस अकेले लौटे तो लोगों को शक तो हुआ। अब आप बोलोगे कि यार लोगों को शक क्यों होगा, अंकिता अपने घर भी तो जा सकती है। पर ऐसा नहीं था। पुलिस को शुरुआती जांच में पुलकित ने यह बताया था कि ये लोग अंकिता के साथ वापस आए थे और अंकिता अपने कमरे में चली गई थी और ये लोग अपने कमरे में चले गए थे, और जब ये सुबह उठे तो अंकिता वहाँ से गायब थी। अपेरेंटली अंकिता को रिजॉर्ट में ही रुकने के लिए एक रूम दिया गया था, तो वो वहीं पर रहा करती थी। तो पुलकित का ये कहना कि उसने अंकिता को उसके रूम के पास छोड़ा था, ये झूठ था, क्योंकि जो सहकर्मी थे, जो कर्मचारी थे रिजॉर्ट के, उन्होंने पुलिस को ये ऑलरेडी कह दिया था कि अंकिता तो वापस कभी आई ही नहीं। तो पुलकित का ये झूठ, ये सफ़ेद झूठ जो है, इमीडिएटली पुलिस को पता चल चुका था। बट फिर भी जैसा कि मैंने कहा, उसको बचाने की भरपूर कोशिश करी जा रही थी विधायकों की मदद से, पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के, ऑल दोस थिंग्स। अब 18, 22 और 24 के बीच में 20 तारीख का सिनारियो बताता हूँ मैं आपको। 20 तारीख को मामले की गंभीरता को समझते हुए उस समय के जो तत्कालीन सीएम थे पुष्कर धामी, उन्होंने एक एसआईटी का संगठन किया था जिसको डीआईजी पी रेणुका लीड कर रही थी। उन्होंने ही सारा का सारा जो है केस सॉल्व किया, कोर्ट तक पहुंचाया, चार्जशीट वगैरह फाइल करी और इवेंचुअली इस केस में जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट आ पाया है। एसआईटी ने किस तरीके से काम किया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एसआईटी ने जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों से बात करी थी तो उन्होंने बता दिया था कि भाई ये लोग साथ गए थे पर वापस नहीं लौटे थे, पर पुलकित कुछ और ही कह रहा था।
पुलिस ने फिर ऋषिकेश जाते हुए सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू किया, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि गए 4 लोग थे, आए 3 लोग थे। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के साथ ही साथ जो मोबाइल की लोकेशंस थी वो भी चारों की चारों एक साथ ट्रेस करी गई थी उस चिला नहर की तरफ। बट अंकिता का मोबाइल उसके बाद उसकी लोकेशन गायब हो गई थी और इन तीनों की लोकेशन जो है वापस रिजॉर्ट की तरफ आ गई थी। तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि इन तीनों ने ही अंकिता के साथ किया जो भी किया। 24 सितंबर 2022 को इनको अरेस्ट किया जाता है और इमीडिएटली ये सारे के सारे जो है अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं। इन तीनों के ऊपर धारा 302 लगाई जाती है, आईपीसी की 201 लगाई जाती है जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के अंतर्गत आता है। 354A लगाया गया जो कि महिला की मोडेस्टी को भंग करने के एलिगेशंस हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार के केसेस भी इनके ऊपर लगाए गए। एक चीज़ बड़ी विचित्र है लेकिन, और ये सोसाइटी से रिलेटेड है, कि पुलिस ने, एसआईटी ने 97 लोगों की लिस्ट दी थी कोर्ट के अंदर कि विटनेसेस जो है 97 है, पर कोर्ट के अंदर सिर्फ 47 आए। यानी कि 50 लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक 19 साल की बच्ची के बारे में बात करना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर वट एवर रीज़न, डर गए, पैसा ले लिया, didn't care a damn about it, whatever could be the reason। और 50 लोगों ने कन्नी काट ली। 2 बहुत महत्वपूर्ण गवाह थे। एक था इनका दोस्त जिन्होंने व्हाट्सएप चैट जो है प्रस्तुत करी थी, उसने सब कुछ बताया, और दीपक नाम का वो बुलडोज़र चालक जिसने आके बताया कि हाँ भाई इसको किसने हायर किया था, और सरकारी कोई नोट उसके पास कागजात थे नहीं जिसकी वजह से रिजॉर्ट को डिस्ट्रॉय करना था, उसको तोड़ना था। तो वो बेसिकली सबूत मिटाने के कार्य किए जा रहे थे। अब वो 50 लोग जो नहीं आए, विटनेस जिनका नाम दिया गया था, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया होगा कि किसी की बेटी की मौत हुई है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम कोई भी जानकारी उस केस के बारे में रखते हैं तो जाके पुलिस को बताएं, जाके कोर्ट में गवाही दें। जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो डर गए हों, हो सकता है उनको प्रेशराइज किया गया हो, बट 47 लोग गए थे। उन 47 लोगों ने बहादुरी दिखाई थी, तो आप 50 लोगों ने और 50 लोगों ने क्यों नहीं दिखाई? अगर आपकी बेटी के साथ यही हुआ होता, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता, उसको मौत के घाट उतार दिया गया तो आपके बच्चों को, तो क्या आप ये उम्मीद नहीं रखते कि जो भी इंसान हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके की, वो सामने आए और चीज़ों को, सच को ढूंढने में बेसिकली मदद करे? बट अगर हर इंसान ऐसे ही डर के मारे बैठने लगेगा और सच का साथ देना छोड़ देगा तो जस्टिस मिलेगा कैसे? बट अगेन, जस्टिस जैसे मैंने बोला उसकी डेफिनेशन भी बड़ी अजीब सी, विचित्र सी है, जिसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी गई थी, प्रेशराइज करने की कोशिश करी गई थी। अंकिता के परिवार ने कोर्ट में ये भी याचिका दायर करी थी कि बार बार वकीलों को बदला जा रहा है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे तो बार बार उनको बदला जा रहा था, तो केस लेट पे लेट हो रहा था। फिर इवेंचुअली कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया और फिर रुको ज़रा वाला मोड में आए और वकील जो है वो बदलने बंद हुए। बार बार इन लोगों की ज़मानत की याचिका जो है दायर करी जा रही थी, उसको बार बार खारिज किया जा रहा था। 19 मई 2025 को डिफेंस की और प्रोसिक्यूशन की आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो दर्ज होती है और 30 तारीख को फैसला सुनाया जाता है और इन सबको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और यहाँ पे ये कहा जाता है, पब्लिक में बेसिकली ये आता है कि जस्टिस सर्व कर दिया गया है। सवाल यह है कि इस केस में आगे और क्या हो सकता है। 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि अंकिता की फैमिली उम्र कैद की सज़ा को फांसी में तब्दील करने की रिक्वेस्ट कर सकती है, आगे अपील दायर कर सकती है, और ये लोग जो हैं हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस फैसले को। वहाँ से अगर रिजेक्ट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, पर उसके चांसेस कम लगते हैं क्योंकि सबूत जो हैं, एविडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, तो सज़ा कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। टू बी फ्रैंक विथ यू, मैं इस वीडियो को पिछले 3 दिन से बनाने की सोच रहा हूँ। फ्राइडे को ये न्यूज़ पता चली थी, तब से ही सोच रहा था मैं इस केस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इस केस के बारे में मैंने तब बात करी थी जब ये केस हुआ था। तो जब ये अंजाम तक पहुँचा है तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू टॉक अबाउट इट। बट मैं ये सोच रहा था और इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़ था, कॉन्फ्लिक्टेड था इंटरनली, वो ये कि जस्टिस मिल गया है, हम कैसे कह रहे हैं? क्या न्याय की परिभाषा वो नहीं होती कि, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, और हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, बट आई नीड योर ओपिनियन ऑन दिस, कि किसी इंसान की जेब चोरी हो गई, उसका बटुआ काट लिया किसी ने, पुलिस जाती है, जेब कतरे को पकड़ती है,
बटुआ उस इंसान को वापस मिलता है, पैसे वैसे, आईडी कार्ड वाईडी कार्ड, कार्ड वार्ड सब कुछ वापस मिल जाते हैं और इस इंसान को जो भी जेल की सज़ा होनी है हो जाती है। कोई किसी की गाड़ी चुरा ले, किसी को गाड़ी वापस मिल जाए और उस इंसान को उसकी सज़ा मिल जाए, ये न्याय लगता है मुझे। बट किसी इंसान का कोई इंसान कत्ल कर दे और उसे सिर्फ ये कह दिया जाए कि 10-12 साल 15 साल आप जेल के अंदर रहोगे, उसके बाद आप जेल से बाहर निकल जाओगे, ये जस्टिस कैसे है? क्या किसी के कत्ल करने वाले को सीधे कत्ल की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हालांकि वो भी जस्टिस कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान ने अपना बच्चा खोया है वो तो हो चुका, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाले को जेल में डाल दिया गया, न्याय कैसे लग सकता है फैमिली को? मैं किसी भी तरीके से ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि जेल मत भेजो एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज़ नॉट माई पॉइंट यहाँ पे। और हो सकता है मैं आपको सही तरीके से अपने इमोशंस समझा नहीं पा रहा हूँ, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यहाँ पे इज़ कि एक 19 साल की बच्ची अपने माँ बाप से छीन ली जाती है, तो माँ बाप के लिए न्याय क्या हो सकता है? उनकी बेटी वापस नहीं आएगी अब, पर वो एक नालायक बेटा जिसने इनकी संतान को छीना, क्या उसे जीने का हक है? क्या उसे मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या वो एक्चुअल जस्टिस नहीं है? ये बताना आप मुझे चैट रूम के अंदर, ये बताना आप मुझे कमेंट करके, बिकॉज आई वांट टू नो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एक्सट्रीम है, सिर्फ आउट ऑफ इमोशन है, या एक्चुअली में न्याय की परिभाषा वही है कि जिसने जो खोया, या तो सामने वाला भी वही खोए, या फिर उस इंसान ने जिसने जो भी खोया है वो उसे वापस मिले। अब यहाँ पे इनको इनकी बेटी नहीं मिल सकती, तो वो बेटा भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। और ऐसे परिवार, ऐसे माँ बाप जो ऐसे बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, आप बचाना चाहते हो, बट देन अगेन, इज़ इट राइट? क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि वो बाहर निकल के वही हरकत नहीं करेगा या करेगी? क्या वो और लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर नहीं करेंगे? बट एज आई सेड बिफोर, हो सकता है पूरा परिवार ही इस सारी चीज़ में शामिल हो, तो उनको शायद फ़र्क ना पड़े। कई माओं को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बेटे ऐसे हरकतें करते हैं। कई बहनों को भी ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका भाई रेपिस्ट बन गया है या कातिल बन गया है, पर ये वही लड़कियां हैं जो सामने आके आपको फिर फेमिनिज़्म का बिगुल बजाती हैं। तभी मैंने कहा, रेनू बिष्ट जैसे लोगों के बारे में बात ना करने वाले अगर फेमिनिज़म की बात करें और सोसाइटी को और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो। आई नो फेमिनिस्ट मुझे गालियाँ देंगी, बट देन अगेन मेरे दिल की भड़ास ऐसे वीडियोस पे निकलती है, तो वही सही। तो ये था अंकिता भंडारी का केस, एंड आई जस्ट होप कि उसकी फैमिली को थोड़ा सा पीस मिला हो। उससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं ऐसे केसेस के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात करना कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कोई फैंसी एडिटिंग के बिना या फिर ऐसे म्यूज़िक सेंसेशनलाइज किए बिना मैं आपके सामने कंटेंट लाता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग, बिकॉज ऐसा ही हूँ मैं। और मेरे इस काम को जारी रखने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होता है, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आए, तो आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकें, नए वीडियोस को भी। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंबरशिप का लिंक है। नॉमिनल अमाउंट है 50-60 रुपये महीने का। इफ़ योर पॉकेट कैन अफोर्ड इट, डू इट। इफ़ यू कैन नॉट, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है कि आप अपना समय देते हो जब भी कोई वीडियो आता है तो। बट मैं काफ़ी वीडियो में आप लोगों से थोड़ी शिकायत करता हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड वाले वीडियोस मत देखो भाई। आप कहते हो बॉयकॉट बॉलीवुड, पर आपका सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हीं वीडियोस के ऊपर आता है। उनको देखना, लाइक करना, उन पर कमेंट करना, मेरी तारीफ़ करना कि आपने इसको एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया। व्हाट हैपन्स जब हम लिटिल नोन लोग, अननोन लोगों के बारे में बात करते हैं, साबुत दस्तगिरी के बारे में बात करते हैं, अंकिता भंडारी के बारे में बात करते हैं, अंजलि महत के बारे में बात करते हैं, क्यों उन केसेस के ऊपर आपके ये हाई इमोशंस सामने नहीं आते? हैव वी बिकम सो हिपोक्रेटिकल इन आवर सोसाइटी कि बॉयकॉट बॉलीवुड ही बोलेंगे, देखेंगे भी वही, और ये बोलेंगे कि नहीं यार सोसाइटी के बारे में बहुत हमें स्ट्रेस हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि आप चाहे 5 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे बाद में 500 लोग देख लें, चाहे 1000 व्यूज़ आएँ, चाहे 10 व्यूज़ आएँ, बट एटलीस्ट आपने समय दिया, और उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।